हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट नीरज मीणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अध्ययन 24x7 पे। तो आज हम यूजीसी नेट 2024 दिसंबर की जो प्रिपरेशंस अपन करने के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्वतंत्रता को आज अच्छे से डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है क्या है, इसका राजनीतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत कितना योगदान है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टू बी स्टार्ट। स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लेकर राजनीतिक व्यवस्था तक यह सिद्धांत आज भी विवादों का विषय है, लेकिन इसके बिना आधुनिक समाज की कल्पना करना अर्थात स्वतंत्रता के बिना लोकतांत्रिक समाज में सही जीवन जीने की कल्पना करना ही असंभव है। क्योंकि स्वतंत्रता का सिद्धांत उतना ही अपने जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है जितना व्यक्ति को सांस लेना जरूरी होता है। स्वतंत्रता शब्द स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के ग्रीक वर्ड लिबर्टी से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, यानी कि व्यक्ति बिना बंधनों के जीवन यापन कर सके। वही क्या कहलाती है? स्वतंत्रता कहलाती है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अब कार्य कर सकता है, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवन का निर्वहन कर सकता है। यही स्वतंत्रता का अभिप्राय है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कार चलाना चाहता है, तो क्या गवर्नमेंट उसे कार चलाने से मना करेगी? नहीं। व्यक्ति कार क्यों चलाना चाहता है? क्या सरकार ने उसे कहा है कि आप कार चलाना सीखिए, या कार चलाना ही अपने राज्य के अंदर जरूरी है? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। व्यक्ति कार चलाना क्यों सीखता है? क्यों? क्योंकि वो उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। उसकी स्वयं की इच्छा हुई कि मेरे को कार चलाना सीखना है। तो जो व्यक्ति ने ये डिसीजन लिया, वो अपनी निजता के आधार पर डिसीजन लिया है, अपनी स्वयं के आधार पर डिसीजन लिया है। यही क्या कहलाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। स्वतंत्रता शब्द के ऊपर बहुत से विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ, अपने आधुनिक विचारक बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा। अर्थात स्वतंत्रता की इम्पोर्टेंस व्यक्ति को जीवन निर्वहन करने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ये इसी वाक्य पे डिफाइन होता है कि स्वतंत्रता ही व्यक्ति के लिए सब कुछ है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो वो अच्छे से समाज में अपना जीवन निर्वहन कर सकता है, वो अपनी आजीविका का अर्जन कर सकता है, वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो सर्वांगीण विकास करने में जो सहायक है, उसका एक पहलू स्वतंत्रता ही है। चलो इसी कड़ी पे अपन आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता के सिद्धांत का इतिहास क्या है, स्वतंत्रता कहाँ से प्रतिपादित हुई है, या स्वतंत्रता का प्रतिपादन कैसी कंडीशंस में हुआ। इसका डिस्कशन हम आगे करते हैं। स्वतंत्रता का प्राचीन इतिहास देखें तो प्राचीन ग्रीक यानी ग्रीक दार्शनिकों के स्वतंत्रता के बारे में विचार प्रस्तुत ग्रीक दार्शनिकों ने स्वतंत्रता के बारे में विचार प्रस्तुत किए थे, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय राजनीतिक स्वतंत्रता पर केंद्रित था। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय राजनीतिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा फोकस था। क्यों था? क्योंकि प्राचीन ग्रीस और एथेंस मिस्र सभ्यता के दो प्राचीन नगर थे। वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उदय वहीं से माना जाता है। तो ग्रीक और एथेंस नगर राज्य में
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय राजनीतिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोप का पूर्ण रूपेण अधिकार किसमें था? वहाँ की राजतंत्रात्मक व्यवस्था पे था। वहाँ की जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो किसके अधीन थी? पोप और चर्च के अनुयायियों के अधीन थी। जो पोप डिसाइड कर लेते थे वही कानून बन जाता था, वही शासन बन जाता था। शासन भी उन्हीं के कानूनों के आधार पर चलता था। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्राचीन ग्रीस में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं था। वहाँ इम्पोर्टेंस किसकी थी? राजनीतिक स्वतंत्रता की थी। इसी कड़ी पे अपन आगे बढ़ते हैं कि मध्य युग। मध्य युग में मध्य युगीन समय में स्वतंत्रता की धारणा क्या थी? धार्मिक विचारों से प्रभावित थी। अर्थात स्वतंत्रता किस पर आधारित थी? धर्म पर आधारित थी। क्यों? क्योंकि मध्य युग में धर्म का बोलबाला था। चाहे वो प्राचीन कल्चर से लो, मध्य युगीन से लो या आधुनिक समाज में लो, अभी भी धर्म का क्या है? सर्वाधिक बोलबाला किस पे था? किस में है? राजनीतिक व्यवस्था में सर्वाधिक बोलबाला माना जाए तो धर्म का है। अपने इंडिया में देख लो ना यार, सबसे पहले गुप्त साम्राज्य, वहाँ से राजतंत्र व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। गुप्त साम्राज्य में क्या था? जैन और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। फिर इसके बाद में मुस्लिम आक्रमणकारी बाहर से आए और उन्होंने यहाँ पर एकाधिकार किया और यहाँ पे शासन व्यवस्था का संचालन किया। तो उस समय लोधी वंश हो या तुगलक वंश हो या मुगल एम्पायर हो, सब में धर्म का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। मुस्लिम धर्म सर्वाधिक प्रधान धर्म था और मुस्लिम धर्म के रूल्स के अकॉर्डिंग ही शासन व्यवस्था संचालित होती थी। जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो शासन व्यवस्था किस आधार पर करते थे? धर्म के आधार पर करते थे। वो अपने धर्म को सर्वोपरि मानते थे। तो अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि उस समय में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? धर्म का था। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं कि आधुनिक युग में स्वतंत्रता की धारणा ने एक नया रूप लिया। जॉन लॉक, जेन जैक्स रूसो जैसे विचारकों ने व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में लिखा था। यानी कि आधुनिक युग में अनेक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हुए थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों में स्वतंत्रता को विस्तृत रूप से डिफाइन किया था। जैसे कि जॉन लॉक, होब्स, रूसो, बेंथम, मैकियावेली, लेनिन और ऐसे मतलब कार्ल मार्क्स, ऐसे अनेक विचारक थे जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण, अपने परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता को अलग अलग रूप प्रदान किया। इन्होंने स्वतंत्रता का विवेचन किया। किसी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया तो किसी ने राजनीतिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया, तो किसी ने नैतिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया। सभी विचारकों के अपने अपने दृष्टिकोण थे, अपनी अपनी धारणाएं थी। कोई विचारक राजनीतिक स्वतंत्रता को सर्वोत्तम उत्तम मानता था, तो कोई आर्थिक स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देता था और तो कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और ज़्यादा सर्वाधिक महत्व देता था। सभी विचारकों ने अपने अपने जो विचार प्रस्तुत किए वो किस पे किए थे? स्वतंत्रता की धारणा पर विचार प्रस्तुत किए थे। तो स्वतंत्रता को विस्तृत रूप से जानने का अपने को मौका आधुनिक युग में सर्वाधिक मिलता है। ये आधुनिक युग में इस हिसाब से मिलता है कि जो चीज़ें प्राचीन युग और मध्य युग में कहासुनी पर आधारित थी वो लिखित रूप में आधुनिक युग में अपने सामने प्रतिपादित हुई थी। अब स्वतंत्रता के सिद्धांत के प्रमुख घटक अपन देख लेते हैं कि क्या क्या घटक स्वतंत्रता के सिद्धांत के हैं, किस प्रकार की स्वतंत्रताएं मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। तो अपन स्वतंत्रता के सिद्धांत का डिवाइडेशंस देखते हैं। मुख्य रूप से स्वतंत्रता के सिद्धांत का डिवाइडेशंस 4 प्रकार से किया जाता है। पहली है व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। कोई भी व्यक्ति है, वो अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी निर्णय ले सकता है। अगर उस किसी व्यक्ति को कहीं पे घूमने जाना चाहे वो, या वो लीगल तरीके से धन अर्जन करना चाहे या आजीविका का निर्वहन किया करना चाहे, वो परिवार की जिम्मेदारियां निभाना चाहे या समाज की जिम्मेदारियां निभाना चाहे, तो ये किसके निर्णय होते हैं? व्यक्ति के अपने खुद के निजी निर्णय होते हैं। जैसे आज के युग में देखा जाए तो लाइफ टू प्राइवेसी, लाइफ टू प्राइवेसी व्यक्ति को अपना निजता का अधिकार है। और ये व्यक्ति को निजता का अधिकार क्या है? एक लीगल अधिकार है। ये व्यक्ति को किसने प्रदान किया है? संविधान ने किया है। संविधान में 21 ए आर्टिकल के अंतर्गत व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। तो व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने इच्छानुसार जीवन का निर्वहन कर सकता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, व्यक्ति स्वयं के आधार पर अपना निर्णय ले सकता है कि अपने लिए कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी, अपने लिए कौन सी चीज़ खराब रहेगी। ये क्या है? व्यक्ति के खुद के अधिकार है। ये कोई समाज के अधिकार नहीं है, ये कोई सरकार के अधिकार नहीं, या सरकार का कोई इन अधिकारों में कोई दबाव नहीं है, या समाज का कोई दबाव नहीं है कि भाई अगर समाज चाहे या समाज कहे कि आप ऐसे नहीं, ऐसे जियो, आपको ये करना उचित नहीं है, ये करना अनुचित है। तो ये चीज़ें क्या है? समाज और सरकार से सर्वोपरि ऊपर क्या है? व्यक्ति के स्वयं के अधिकार। इसी प्रकार सेकंड कड़ी है राजनीतिक स्वतंत्रता। अब राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति सरकार को चुनने और सरकार के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार रखता है। अब सीधी भाषा में और सीधी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो वोट देने का अधिकार क्या है? व्यक्ति का स्वयं का अपना अधिकार है। कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। व्यक्ति को सरकार चुनने का अधिकार कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। व्यक्ति अपने मुताबिक किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकता है, जो व्यक्ति को लगे कि ये योग्य उम्मीदवार है और ये आगे कुछ अच्छा कर सकता है, तो व्यक्ति अगर उसको चुनना चाहे तो वो चुन सकता है। उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। कोई पार्टी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि हाँ, ये ज़रूरी है कि आप मेरे को ही वोट दो। व्यक्ति किसी को भी वोट दे सकता है, जो उसे अच्छा लगे। और जो व्यक्ति योग्य उम्मीदवार है, जो उसकी नज़र में शिक्षित और योग्य उम्मीदवार है, वो उसी को चुन सकता है। और वोट देने का अधिकार क्या है? एक राजनीतिक अधिकार। ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे कोई सी सरकार आ जाए, वो आपके इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि अपनी इंडियन जुडिशियरी, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस के बाद में सेकंड नंबर की सबसे लीगल एडवाइजरी और इम्पोर्टेंट फर्म है, वो भी आपको ये नहीं कह सकती कि आप वोट नहीं दे सकते। वोट देना क्या है? व्यक्ति का अपना स्वयं का अधिकार है। सरकार चुनने का क्या है? व्यक्ति का स्वयं का अधिकार है। सरकार के कार्यों में हिस्सा लेना, सरकार क्या कार्य कर रही है, सरकार क्या नीतियाँ बना रही है, कि सरकार क्या नीतियों का निर्धारण कर रही है, ये सब क्या है? ये इन सबको जानने का अधिकार किसका है? व्यक्ति का अधिकार। व्यक्ति के ये अधिकार कहलाते हैं राजनीतिक अधिकार। अब थर्ड स्वतंत्रता आती है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति अपने पैसे और संपत्ति का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकता है। जो व्यक्ति ने लीगल तरीके से संपत्ति का अर्जन किया हो है, उस संपत्ति को वह कैसे भी खर्च कर सकता है, या वो संपत्ति का जिसने लीगल तरीके से अर्जन की कर रखा है, वो अपने पैसों को कहीं पे भी यूज में ले सकता है, कहीं पे भी लगा सकता है। अगर उसे लगता है कि ये चीज़ें सही है या ये बिजनेस सही है या ये काम धंधा उसके लिए बेस्ट है, अगर वो उसमें पैसा लगाना चाहे, 2 पैसे कमाने के लिए वो अपना पैसा स्वयं खर्च करना चाहे, तो गवर्नमेंट का कोई प्रतिबंध नहीं है। गवर्नमेंट आपको कभी मना नहीं कर सकती कि आप ये चीज़, या आप यहाँ पे पैसे नहीं लगा सकते, या आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हालाँकि ये चीज़ें क्या है, सकारात्मक पहलू के आधार पे ही सही है। अगर नकारात्मक पहलू देखें, आप मान लो, आप कह दें कि मैं तो बम खरीदूँ मेरे पैसों से, या टेररिज़्म के सामान खरीदूँ, या कुछ इलीगल चीज़ें खरीदूँ, जैसे मदिरा हुई, चरस हुआ, गांजा हुआ, इन चीज़ों का मैं खरीद कर बिजनेस करूँ, तो जो इलीगल चीज़ें उसके लिए सरकार हमेशा प्रतिबंधित कानून बनाती है, और उन्हीं के आधार पर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार एक आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में सरकार देती है।
कोई भी इलीगल काम अपन नहीं कर सकते। हाँ, हालाँकि लीगल चीज़ें हो, जैसे शेयर मार्केट में पैसे लगाना हो या एजुकेशंस पे पैसे खर्च करना हो, या अगर आप मकान बना रहे हो, लीगल जगह पे मकान बना रहे हो, वहाँ पे अगर आप अपना पैसा खर्च करना चाहते हो, आप एक प्रॉपर्टी का अर्जन करने के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हो, तो वो चीज़ें लीगल है। उसमें आप सरकार कभी भी व्यक्ति के जीवन पे प्रतिबंध नहीं लगाती है। अब चौथी स्वतंत्रता है सामाजिक स्वतंत्रता। अब सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार समाज में रहकर क्या कर सकता है? समाज में रहकर अपनी पसंद के अनुसार समाज में रह सकता है और अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है। अगर व्यक्ति चाहे तो बहुसंस्कृतिवाद समाज में भी रह सकता है, व्यक्ति चाहे तो एकल संस्कृतिवाद समाज में भी रह सकता है। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई से भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म के रूल्स अगर जो उसे बेस्ट लगते हो और वो उसे मानना चाहे और उसी के आधार पर अपना जीवन जीना चाहे, तो गवर्नमेंट कभी मना नहीं करेगी। अगर व्यक्ति समाज में रह के समाज के नियम, समाज की संस्कृति को अपनाना चाहे या समाज के कल्चर को अडॉप्ट करना चाहे, तो भी सरकार कभी मना नहीं करती। व्यक्ति अपना जीवन समाज के आधार पर किसी भी प्रकार से जीवन यापन कर सकता है। हालाँकि अभी वर्तमान समाज का जो परिप्रेक्ष्य देखा जाए, तो समाज में धर्म का अधिक बोलबाला है और धर्म के अनुयायी क्या करते हैं, व्यक्ति को अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही शिक्षा प्रदान करते हैं और धर्म के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को जीवन यापन करवाना चाहते हैं। हालांकि अपन समाज में रह रहे हैं, हाँ, तो समाज में कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। ऐसी बात नहीं कि अगर आप समाज में रह रहे हो तो आप अपनी मनमानी करो या आप अपने अच्छा अनुसार कुछ भी करें, ऐसे कार्य करें जो समाज में वो कार्य इलीगल हो, और वो कार्य अगर आप करना चाहो तो इसमें समाज प्रतिबंध लगाता है। समाज में आप सकारात्मक पहलू के आधार पर कल्चर अडॉप्ट करो, आप समाज में जीवन यापन करो सकारात्मक रूप से, तो इसमें कोई सरकार व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। अब अपन पढ़ते हैं स्वतंत्रता के सिद्धांत का राजनीतिक दर्शन। अब नेक्स्ट कड़ी में आता है राजनीतिक दर्शन, यानी कि राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता के सिद्धांत की क्या इम्पोर्टेंस है और इसका राजनीतिक दर्शन किस प्रकार है, या इसमें राजनीतिक राजनीतिक दर्शन में स्वतंत्रता के सिद्धांत का 3 आधार पर प्रभाव पड़ता है: उदारवाद, रूढ़िवाद और समाजवाद। उदारवाद उदारवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता है और सरकार की भूमिका को सीमित करने का पक्षधर है। उदारवाद क्या है? बेस उदारवाद ये मानता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम उत्तम है। सरकार की भूमिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सरकार की भूमिका क्या है? सीमित करने का पक्षधर उदारवाद है। क्योंकि राइट टू प्राइवेसी अपन ने पहले पढ़ा, डिस्कस करा कि राइट टू प्राइवेसी ही सबसे इम्पोर्टेंट उदारवाद के अंतर्गत माना जाता है। व्यक्ति अपना निजता के अधिकार के आधार पर जीवन यापन कर सकता है। व्यक्तिगत आधार पर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय ले सकता है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। अगर भूमिकाएं या सरकार व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करती है, तो सरकार की इस भूमिका को सीमित करने का पक्षधर क्या है? उदारवाद है। इसी प्रकार रूढ़िवाद रूढ़िवाद सामाजिक स्थिरता और परंपराओं को महत्व देता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाने का पक्षधर है। रूढ़िवाद क्या करता है? रूढ़िवाद समाज से संबंधित है। उदारवाद व्यक्ति से संबंधित है, रूढ़िवाद समाज से संबंधित है। तो रूढ़िवाद क्या है कि समाज में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं, जो संस्कृतियां, जो पहले से विगत वर्षों से चली आ रही, उसी के आधार पर रूढ़िवादी राजनीतिक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि मनुष्य क्या है, अपने जीवन का निर्वहन सामाजिक स्थिरता और परंपराओं के आधार पर ही करे। जो कल्चर जो सामाजिक कल्चर्स हैं, या जिस आधार पर जो पहले पिछले जन्म की जो पीढ़ियां हैं वो जिस प्रकार जीवन निर्वाह करती आ रही है, उसी प्रकार आप जीवन निर्वाह करें। रूढ़िवाद कभी चेंजेस पे बल नहीं देता। व्यक्ति क्या है, अपने सर्वांगीण विकास के लिए कुछ चेंजेस लाइफ के अंदर कर सकता है, लेकिन रूढ़िवाद इसके
बिल्कुल खिलाफ है। रूढ़िवाद क्या है कि जो परंपराएँ बन गई है, जो रूल्स बन गए हैं, जो कानून बन गए हैं, उसी के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन करे। उसी आधार पर व्यक्ति परिवार में रहे, समुदाय में रहे, समाज में रहे और एक आदर्श की स्थापना करे। इसी प्रकार समाजवाद। समाजवाद सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करता है। सरकार को अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देता है। सीधा-सा स्पष्ट रूप से कहें तो समाजवाद में क्या है, समाज को ही महत्व दिया जाता है। समाज में इक्वालिटी को महत्व दिया जाता है। समाज में इकोनॉमिक जस्टिस को महत्व दिया जाता है कि व्यक्ति क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हो, सभी सम्मान हो, सभी आजीविका का अर्जन करे, व्यक्ति मतलब अपने जीवन का निर्वहन आर्थिक रूप से सक्षम होके करे। यही समाजवाद क्या है, इसी चीज़ों पे बल देता है। तो अपन एक तरीके से सीधे तौर पे कहें तो उदारवाद क्या है, व्यक्तिगत रूप पर आधारित धारणा है। रूढ़िवाद क्या है, समाज और कल्चर पर आधारित धारणा है। वहीं समाजवाद क्या है, समाजवाद एक सामाजिक समानता और आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस पर आधारित धारणा है। ये कुछ पिक्चर्स है, आप देख लो। राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार पर आधारित स्वतंत्रता, यानी कि यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज इक्वली जीवन यापन करते हैं। जैसे कि जो बॉयज, जिस प्रकार बॉयज को अधिकार है उतने ही अधिकार क्या है, गर्ल्स को भी दिए जाए। अब स्वतंत्रता के सिद्धांत का सामाजिक दर्शन देखते हैं। पहले अपन ने देखा था राजनीतिक दर्शन, अब स्वतंत्रता के सिद्धांत का सामाजिक दर्शन क्या है। व्यक्तिवाद। व्यक्ति व्यक्तिवाद क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता है। समाज को व्यक्तियों के संगठन के रूप में देखता है। व्यक्तिवाद क्या है, सामाजिक दर्शन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही सर्वोच्च मानता है। ये उदारवाद के जैसे है। व्यक्तिवाद और उदारवाद इक्वल है, क्योंकि जैसे उदारवाद व्यक्तिगत समानता पे बल देता था, उसी प्रकार व्यक्तिवाद क्या है, समाज पर बल न देकर व्यक्ति की स्वयं की जो सर्वोच्चता है उसी पर बल देता है। व्यक्तियों के संगठन के रूप में समाज को देखता है। क्या है कि समाज अपन कैसे जैसे नॉर्मली बोल सकते हैं, व्यक्तियों से समाज निर्मित होता है, जबकि इसमें उलट धारणा है। इसमें क्या है, समाज से व्यक्ति का निर्माण होता है और व्यक्तियों का संगठन ही क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। अब सामूहिकतावाद, ग्रुप थ्योरी क्या है। ग्रुप थ्योरी में समाज के हित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखता है और सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहित करता है, यानी कि सर्वाधिक बल दिया जाता है समाज के हित पर। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब सामूहिकतावाद क्या है, प्रॉपरली इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति के हित पर ध्यान नहीं देता, वो है समाज की उन्नति पे ध्यान देता है। अगर कोई विकास हो रहा है तो समाज का विकास हो रहा है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल दूं, कोई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति के बालों का विकास हो रहा है तो अपन ऐसे नहीं कह सकते हैं सामूहिकतावाद में कि बाल का ही विकास हो रहा है। अपन ऐसे कहें कि शरीर का विकास हो रहा है। जैसे जैसे शरीर का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे बालों का विकास होता है, वैसे वैसे हाथों का विकास होता है, वैसे वैसे व्यक्ति की आंखों का विकास होता है, वैसे वैसे व्यक्ति के शरीर का विकास होता है। मतलब शैशव अवस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था तक की जो स्टेजेज है, उसमें जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है, वो विकास क्या है, एक व्यक्तिवादी विकास नहीं है। यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते कि अभी तो इस शैशवावस्था में इसके बाल छोटे थे, किशोरावस्था में इसके बाल बड़े हो गए, फिर प्रौढ़ावस्था में इसके बाल ज़्यादा घने हो गए, या वृद्धावस्था में इसके बाल सफ़ेद हो गए। ये विकास व्यक्तिवाद विकास पे बल नहीं देते। ये क्या देते हैं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पे बल देते हैं। अगर जो विकास हो रहा है, व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में विकास हो रहा है, उसी प्रकार सामूहिकतावाद में कहा जाता है कि जो हित है वो व्यक्ति विशेष के हित नहीं है, वो संपूर्ण समाज के हित है। अगर व्यक्ति को अगर ध्यान देना चाहिए तो समाज पे ध्यान देना चाहिए, समाज के हितों पे ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार अब जो अपना थर्ड आता है, उदारवादी राजनीतिक दर्शन क्या है, मतलब सॉरी, माय मिस्टेक, उदारवादी सामाजिक दर्शन क्या है। उदारवादी सामाजिक दर्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता है, लेकिन समाज में न्याय और समानता को भी जरूरी मानता है।
उदारवादी सामाजिक दर्शन क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी महत्व देता है। ये क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाज से रिलेटेड करता है और समाज को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड करता है। यानी व्यक्ति का समाज से संबंध और समाज का व्यक्ति से संबंध। यानी कि व्यक्ति अगर समाज में जीवन यापन कर रहा है तो उसमें न्याय और समानता ज़रूरी, सभी इक्वल हो। उसी प्रकार समाज में रहने के लिए व्यक्ति भी इक्वल होने चाहिए। नर-नारी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पीपीटी में अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता के सिद्धांत का आर्थिक दर्शन क्या है। स्वतंत्रता के सिद्धांत का आर्थिक दर्शन पूंजीवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त बाजार को महत्व देता है। उसी प्रकार समाजवाद आर्थिक न्याय और समानता पे जोर देता है, जो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद और समाजवाद की इक्वल अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। यहाँ पे व्यक्ति की पूंजी पे बल दिया जाता है, समाज के बल पूंजी पे बल दिया जाता है। जो राज्य का विकास होता है वो व्यक्ति की पूंजी से भी विकास हो सकता है। यानी कि अगर मान लो कोई राज्य की जीडीपी दर बढ़ रही है तो व्यक्ति अगर जीविकोपार्जन कर रहा है या पूंजी अर्जन कर रहा है तो उससे क्या है, राज्य की जीडीपी बढ़ रही है। तो साथ ही साथ समाज की जीडीपी भी बढ़ रही है। समाज में भी पूंजी का अर्जन, जब समाज अगर पूंजी का अर्जन करता है तो व्यक्ति की पूंजी और समाज की पूंजी मिलकर जो अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है वही अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद और समाजवाद के कुछ तत्वों को मिलाना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य ध्येय है। अब नेक्स्ट पीपीटी में अपन पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के सिद्धांत का कानूनी दर्शन क्या है, यानी कानून का शासन। कानून की नज़र में स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है? इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं। 3 प्रकार से कानूनी दर्शन को डिवाइडेशंस किया हुआ है। इसमें फर्स्ट दे रखा है कानून का शासन। कानून का शासन सभी के लिए कानून का पालन सुनिश्चित करता है। यानी कि जो भी लॉ बन रहे हैं, जो भी समाज द्वारा लॉ बनाए जाते हैं, जो राज्य द्वारा लॉ बनाए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा लॉ बनाए जा रहे हैं, वो सभी के लिए इक्वल है। चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, नर हो या नारी हो, सभी के लिए क्या है? इक्वल है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो पूंजीपति हो, पूंजीपति के लिए अलग से नियम, अलग से कानून सरकार नहीं बनाती है। जो कानून बनाती है वो पूंजीपति और श्रमिक दोनों वर्गों के लिए बनाती है। इसी प्रकार अधिकारों का संरक्षण, कानून व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जो भी कानूनों का निर्माण होता है वो व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करता है, व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जितने सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं वो कानून किन के लिए बनाए जाते हैं? व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। अगर व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए व्यक्ति क्या है? जुडिशरी में जा सकता है। अपन ने पिछले पॉलिटिकल साइंस में या संविधान के अंतर्गत पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के आधार पर अगर व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति क्या है? न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। व्यक्ति न्यायालय पर रीट दायर कर सकता है। तो वो किस आधार पर करता है? किस बिहाफ पे करता है? अधिकारों का संरक्षण। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है न्यायिक स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है कि न्यायालय सरकार के दबाव में मुक्त होकर काम कर सके। जुडिशरी सिस्टम सरकार से पृथक हो, यानी कि लेजिस्लेटिव कार्यपालिका। न्यायिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अलग अलग पृथक्करण हो। न्यायालय सरकार के दबाव से मुक्त होकर काम करे। न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करे कि जो सरकार है उसका किसी भी कार्य में व्यक्ति के अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। व्यक्ति अपने जीवन यापन, व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास सुनिश्चित तरीके से करे। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? न्यायालय की होती है। के दबाव से सरकार के दबाव को मुक्त करना ही क्या है? न्यायपालिका का कार्य है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता के सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय दर्शन क्या है। स्वतंत्रता के सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, मानवाधिकार। मानवाधिकार सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं। यानी कि स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए मानवाधिकारों के लिए काफ़ी क्रांतियाँ हुई, चाहे वो रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो या इंग्लैंड की क्रांति हो। सभी क्रांति किसके लिए? अधिकारों के लिए हुई। 1749 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे।
वो किस आधार पे किए थे कि व्यक्ति के स्वतंत्रता का विकास हो। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित का संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी क्या है कि मतलब स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित का संतुलन बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शांति सुरक्षा के लिए भी स्वतंत्रता जरूरी है। अगर एक देश इंडिपेंडेंट रूप से अगर वो रहे, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करे और इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड क्या है? स्वतंत्रता, न्याय और समानता, इक्वली जस्टिस और न्याय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी है। यूएनओ की एग्जांपल दूँ, यूएनओ की स्थापना 1945 में किस ब्याह में हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्याय और समानता स्थापित करने के लिए। एक देश दूसरे देश से मित्रतापूर्वक व्यवहार करे, युद्ध की स्थिति ना बने, इसके लिए यूएनओ की स्थापना हुई थी। और वो किस परिप्रेक्ष्य में हुई थी? न्याय और समानता के लिए ही हुई थी, स्वतंत्रता के लिए ही हुई थी। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे स्वतंत्रता के सिद्धांत का भारतीय संदर्भ क्या है। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता मूल अधिकारों की गारंटी देता है। अपन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से पढ़ रखा है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड किए हुए हैं। उसमें क्या है, व्यक्ति को भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। वो क्योंकि व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास कर सके, उसके आधार पर मौलिक अधिकार किसके द्वारा दिए गए हैं? संविधान के द्वारा दिए गए हैं। और मूल अधिकारों की गारंटी भी संविधान देता है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका का दरवाजा व्यक्ति खटखटा सकता है। न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षण करती है। स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वतंत्रता का संघर्ष प्रमुख रहा। अपन ने जो 1857 की क्रांति देखी थी, वो किसके बिहाफ में हुई थी? किसके लिए हुई थी? स्वतंत्रता के लिए हुई थी। अपन ने जो अंग्रेजों से जो लड़ाई की थी, किसके आधार पे की थी? स्वतंत्रता के आधार पे की थी। स्वतंत्रता के लिए अपन ने विद्रोह किया था। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, अंग्रेजों का औपनिवेशिक स्टेट था। सभी भारतीयों के अधिकारों का हनन अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था। और इन्हीं अधिकारों के हनन के द्वारा व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा था। अपनी कंडीशंस बहुत बुरी हो रही थी। सोने की चिड़िया क्या है, जो देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, वो देश आज लकड़ी की काठ की चिड़िया कहलाने लग गया। अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस बद से बदतर हो गई। पहले राजतंत्र स्थापित था प्राचीन समय में, लेकिन व्यक्तियों के अधिकार इम्पोर्टेंट थे। व्यक्ति के अधिकारों के आधार पर राजतंत्र का शासन संचालित होता था। लेकिन अंग्रेजों के समय पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों के समय पर व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हुआ। और इन्हीं अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यक्तियों ने आवाज़ उठाई थी। और स्वतंत्रता संग्राम 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। वो स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए ही था। अब स्वतंत्रता के सिद्धांत की चुनौतियां और इन फ्यूचर सुविधा, स्वतंत्रता का सिद्धांत कितना इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले समय में स्वतंत्रता के सिद्धांत में क्या क्या समस्याएं, विकट समस्याएं आ सकती है, और इसका फ्यूचर कितना सिक्योर्ड है, या फ्यूचर में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट समस्या आतंकवाद। आतंकवाद स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खतरा है। इस चीज़ को अपन सभी मानते हैं कि सबसे ग्लोबलाइजेशंस प्रॉब्लम अगर किसी देश, प्रत्येक देश की है, तो वो क्या है? आतंकवाद। आतंकवाद स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खतरा है। आजकल जितने टेररिज्म हो रहे हैं उसमें व्यक्ति और समाज और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा खतरे में होती है। आतंकवादी आने वाली जनरेशन में और प्रेजेंट टाइम पे जो जनरेशन चल रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और विकेट समस्याएं असमानता। असमानता स्वतंत्रता और न्याय के लिए एक चुनौती है। अगर भेदभावपूर्ण स्वतंत्रता रहे, अगर व्यक्ति लिंग, धर्म, वंश, जाति, मूल स्थान आदि के आधार पर अगर असमानता करता है तो फिर स्वतंत्रता और न्याय
अवधारणा में एक सबसे बड़ी विकट समस्या है। फिर स्वतंत्रता का विकास नहीं हो सकता। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी स्वतंत्रता के नए रूपों को ला रही है, लेकिन कुछ चुनौतियां पैदा भी हो रही है। जितनी जितनी अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतनी उतनी स्वतंत्रता और फ्रीडम के लिए सबसे बड़ी विकट समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अभी साइबर क्राइम आप पढ़ ही रहे हो, व्यक्ति की प्राइवेसी, ये सबसे ज़्यादा डेडिकेट किस वजह से हो रही है, सबसे ज़्यादा टारगेट क्यों बनी हुई है? क्योंकि जितनी जितनी टेक्नोलॉजी हो रही है, उतनी व्यक्ति की प्राइवेसी ख़त्म होती जा रही है। तो ये भी चुनौती सबसे इम्पोर्टेंट है। इन फ्यूचर स्वतंत्रता की अवधारणा का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण विषय बने रहने वाला भी है। स्वतंत्रता की अवधारणा का विषय अगर अपन देखें तो इसका फ्यूचर में इफेक्ट बहुत नेगेटिव होने वाला है। क्योंकि प्रौद्योगिकी, असमानता, आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, राजनीतिक दलों की भागीदारी, हित समूहीकरण, इन सभी समस्याओं के कारण मतलब भविष्य में स्वतंत्रता के सिद्धांत का विकास भी क्या है, धीरे धीरे मतलब हनन, स्वतंत्रता के विकास के सिद्धांत का भी हनन होगा। इस प्रकार आज अपन ने डिस्कस किया स्वतंत्रता के सिद्धांत। अब स्वतंत्रता के सिद्धांत की अपन ने परिभाषाएं देखी। इसके बाद में अपन ने स्वतंत्रता के सिद्धांत का इतिहास जाना, कैसे प्राचीन ग्रीस, मध्य युग, आधुनिक युग में इसका इतिहास रहा, स्वतंत्रता के सिद्धांत के प्रमुख घटक क्या रहे। स्वतंत्रता 4 प्रकार की होती है: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता। इसके बाद ने हमने राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक दर्शन के आधार पर स्वतंत्रता के सिद्धांत का विवेचन किया। इसमें उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद की अवधारणा को अपन ने समझा। फिर स्वतंत्रता के सिद्धांत का सामाजिक दर्शन देखा अपन ने, उसमें व्यक्तिवाद, सामूहिकतावाद, उदारवादी सामाजिक दर्शन को अपन ने अच्छे से डिफाइन किया। फिर स्वतंत्रता के सिद्धांत का आर्थिक दर्शन देखा, उसमें पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अपन ने अध्ययन किया। फिर स्वतंत्रता के सिद्धांत का कानूनी दर्शन अपन ने अच्छी तरीके से डिफाइन किया। इसमें कानून का शासन, अधिकारों का संरक्षण, न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में अच्छे से डिस्कशंस किया। स्वतंत्रता के सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय दर्शन अपन ने देखा, किस प्रकार मानव अधिकार व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने में एक देश दूसरे देश से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है, उसमें स्वतंत्रता की कितनी इम्पोर्टेंस है। फिर शांति और सुरक्षा के लिए भी, प्राइवेसी और शांति के लिए स्वतंत्रता कितना इम्पोर्टेंट है, इस परिप्रेक्ष्य में अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। फिर न्याय और समानता, जस्टिस और इक्वलिटी, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेज पे हो या नेशनल स्टेज पे हो, उसमें स्वतंत्रता कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अपन ने डिस्कशंस किया। फिर स्वतंत्रता के सिद्धांत का भारतीय दर्शन अपन ने देखा, किस प्रकार स्वतंत्रता के सिद्धांत की चुनौतियाँ और इन फ्यूचर स्वतंत्रता के सिद्धांत का किस प्रकार हनन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, इसके बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन किया। तो इस प्रकार अपन ने यूजीसी नेट के यूनिट फर्स्ट चैप्टर का विस्तृत तरीके से अध्ययन किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें अपन सेकेंड यूनिट समानता के बारे में अच्छे से डिस्कशंस करेंगे। और हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू का एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसको एक बार अच्छे से देखें, क्योंकि इससे क्या आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।